डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। एस पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने पार्टी की कार्यशैली को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए यह जो कहा कि कांग्रेस में अब संवाद और बहस की परंपरा खत्म हो चुकी है, उससे असहमत होना कठिन है। आत्मचिंतन के लिए शिविरों और बैठकों को आवश्यक बताते हुए शिंदे ने यह भी महसूस किया कि कांग्रेस अपनी संस्कृति खोती जा रही है। उनकी माने तो आज यह समझना मुश्किल है कि कांग्रेस कहां जा रही है। यह पहली बार नहीं जब किसी कांग्रेसी नेता ने पार्टी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए हों। इसके पहले गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल समेत 23 नेता एक चिट्ठी के जरिए वैसी बातें कह चुके हैं जैसी शिंदे ने कही। चूंकि इन 23 नेताओं की चिट्ठी के बाद भी कांग्रेस के तौर तरीकों में कोई बदलाव नहीं आया, इसलिए इसके आसार नहीं कि शिंदे की बातें असर करेंगी। कांग्रेस अपने तौर तरीके बदलने के लिए तैयार नहीं। इसका प्रमाण पंजाब कांग्रेस के संकट को सुलझाने के उसके रवैये से भी मिलता है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दिल्ली आते हैं, लेकिन गांधी परिवार के किसी सदस्य से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। इसके विपरीत उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली आते ही प्रियंका गांधी और फिर उनके जरिए राहुल गांधी से भी मुलाकात कर लेते हैं। पता नहीं अमरिंदर और नवजोत के बीच की तनातनी कैसे खत्म होगी, लेकिन यह देखना दयनीय है कि उनके झगड़े को सुलझाने के लिए गठित की गई समिति किसी काम नहीं आई। काम आई प्रियंका गांधी की पहल। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने कांग्रेस महासचिव के नाते नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने का समय निकाला, लेकिन राहुल गांधी का बीच में पड़ना तो यही बताता है कि वह बिना कोई जिम्मेदारी संभाले पर्दे के पीछे से पार्टी को अपने ढंग से चला रहे हैं। अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से ही पार्टी के सारे बड़े फैसले वही कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने न तो कोई तंत्र बना रखा है और न ही संपर्क संवाद की कोई व्यवस्था। वह जिससे चाहते हैं उससे मिलते हैं और जिससे नहीं चाहते वह इधर उधर परिक्रमा करते रहता है। इससे ही आजिज आकर हिमंता बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद जैसे कई नेता या तो दूसरे दलों में चले गए या फिर शिंदे की तरह निष्क्रिय हो गए। एक अरसे से कांग्रेस में नेतृत्व का मतलब सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी हो गया है। ये तीनों जो चाहते हैं वही होता है, जिनकी इन तक पहुंच नहीं, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं। इस तरह कंपनी तो चलाई जा सकती है, पार्टी नहीं पाई बेरा चेंज। विधानसभा चुनाव के बाद से ही उल्लेख किया गया है, बंगाल की स्थिति चिंताजनक रूप से अस्थिर है। राज्य के सियासी हालात कैसे हैं इसका पता इससे चलता है कि आतंकित भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक सिर्फ
मुंडाकर तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। वे खुलेआम इसे लेकर माफ़ी मांग रहे हैं कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया। ऐसा लगता है कि आतंक का राज प्रतिपक्ष को पूर्णतः नेस्तनाबूद करने पर आमादा है। स्थिति यह है कि चुनाव बाद हिंसा की जांच करने गई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम के साथ भी हाथापाई की कोशिश की जाती है, जबकि यह टीम कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य का दौरा करने गई थी। तृणमूल कांग्रेस किसी की परवाह नहीं कर रही है। वह दल बदल कानून से प्रभावित मुकुल राय को परंपराओं को तोड़ते हुए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाने पर आमादा है। यह घटनाक्रम बंगाल की राजनीति, सत्ता, चरित्र, नेताओं के व्यक्तित्व को उजागर करने वाला है। सिविल सोसाइटी की तथ्य खोजी समिति का निष्कर्ष है कि चुनाव बाद सुनियोजित हिंसा के चलते बंगाल के लोगों को पलायन कर असम और अन्य पड़ोसी राज्यों में शरण लेनी पड़ी है। इस समिति ने लोगों के घर जलाने, उनकी हत्याएं करने और महिलाओं से दुष्कर्म के मामलों का भी उल्लेख किया है। बंगाल की चुनाव बाद हिंसा की भयावह घटनाओं को सुनकर 1971 में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों, लोमहर्षक हत्याओं, दुष्कर्मों की याद ताज़ा हो रही है। आपको याद होगा कि इसी बंगाल में 1946 में जिन्ना के आह्वान से हुए भीषण नरसंहार ने सुनिश्चित कर दिया था कि अब पाकिस्तान बनने में कोई संदेह नहीं है। लेकिन आखिर बंगाल की राजनीतिक सांप्रदायिक हिंसा का संदेश क्या है? जमीनी सतह पर खुली हिंसा, सांप्रदायिक पक्षधरता का मुकाबला कैसे हो? लंका युद्ध में मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र से जब युद्ध भूमि में भगवान राम और लक्ष्मण जो मरणासन से हो गए तो विभीषण विक्षिप्त होकर जमावंत के सामने विलाप करते हैं कि अरे अब लंका का राज तो गया, जिसकी आशा में यहाँ आया था। अब लंकेश मेरा न जाने क्या हाल करेगा। इस संकट के समय जामवंत जी के सम्मुख विभीषण का जो मूल चरित्र था वह प्रकट हो गया। पता चल गया कि वह कितना बड़ा राम भक्त था। वही स्थिति आज बंगाल के टीएमसी से विद्रोह कर भाजपा में आए और पलायन को आतुर हो रहे भाजपा नेताओं की हो रही है। चलिए, अच्छा भी है कि वक्त रहते उनका स्वार्थी चरित्र प्रकट हो गया। अब समझ में आता है कि बख्तियार खिजली ने कैसे इतनी आसानी से बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को हरा दिया था। भयादोहन के जरिए शासन करने की जो रणनीति कम्युनिस्टों की थी उसी को टीएमसी ने भी अपना लिया है। यही नीति उसे प्रचंड बहुमत से फिर सत्ता में ले आई है। निसंदेह केंद्र के सामने विषम स्थिति है। देश की जनता बंगाल में हत्या, दुष्कर्म, सांप्रदायिक पक्षधरता, पलायन के समाचार सुन सुनकर बौखला रही है। वह केंद्र सरकार को इसके लिए कोस रही है कि वह कुछ नहीं कर रही है। चूँकि शांति व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र के सम्मुख संवैधानिक प्रशासनिक मजबूरियां हैं। फिर भी राह तो निकालनी है। मौजूदा हालात में बंगाल के 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त करना जरूरी लगता है। उत्तरी बंगाल के 5 जनपदों दार्जिलिंग,
कलिम्पोंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार को अलग करते हुए नया राज्य बनाया जाए। इन जनपदों की कुल आबादी लगभग 1.5 करोड़ तक होगी। गोरखालैंड का आंदोलन भी इन्हीं क्षेत्रों में चलता रहा है। स्टॉप।